वालेकुम फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। तो आज से हम क्वांटम मैकेनिक्स बाय एन ज़िटली का चैप्टर नंबर 4 वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। हम इस चैप्टर की शुरुआत एक जनरल टॉपिक श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिस इक्वेशन को यूनिवर्सल इक्वेशन की हैसियत हासिल है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो न्यूटोनियन या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे न्यूटन इक्वेशन से जो है ना उसका स्टार्ट लेते हैं। F = m है जो न्यूटन लॉ है। हम जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टार्ट जो है ना न्यूटन लॉ से लेते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक के अंदर जो यूनिवर्सल इक्वेशन है वो क्या है, F = ma। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है यूनिवर्सल इक्वेशन की हैसियत श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हासिल है। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकली प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम कहाँ से लेते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लेते हैं। जितने भी क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम्स हैं तो अगर हम उन्हें वन डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, फिर हम उन्हें थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकली सिस्टम को सही से समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम उनको वन डायमेंशनली रिप्रेजेंट करें, मतलब कि एक्स एक्सेस से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो दो एक्सेस हैं हम उन्हें निगलेक्ट करते हैं। तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाती है। श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में क्या फ़र्क है? बेसिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है ये एक स्पेशल केस है श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का। जब हम उसमें टाइम को निगलेक्ट कर लेते हैं तो हम श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट क्या होती है, हैमिल्टोनियन साई ऑफ x इंटू टी। ठीक है, वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं हम, पहले x एक्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिकली तो हम जो है ना वो जो है ना वन डायमेंशनली यानी हम जो है ना एक्सेस को अलॉन्ग x एक्सेस जो है ना लेट करेंगे। तो ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, ये इक्वल टू है आयोटा h कैट पार्शल साई इंटू एक्स ऑफ टी ओवर साई ऑफ पार्शल टी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो ये है श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। इसी से ही हम श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बना सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यानी कि हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है, हमने वेव फंक्शन की मॉडिफिकेशन करनी है और हैमिल्टोनियन क्या है इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट हमारे पास क्या होती हैं, स्टेशनरी स्टेट आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, वो कुछ इस तरह से है साई ऑफ एक्स ऑफ टी ये इक्वल टू है साई ऑफ एक्स e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्लियर? अब ये वेव फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। और हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या होता है, हैमिल्टोनियन दर हकीकत क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या है ये भी आपको पता होगा। तो ये हमारे पास होता है p²/2m और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास v ऑफ x। ठीक है, अलॉन्ग x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ के किस तरह इक्वल है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, ½ mv²। इसे अपनी तरफ से m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 1/2m और ये वाला क्या आएगा mv क्या होता है p होता है, तो यहाँ पे p²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना इस चीज़ के इक्वल टू आता है। क्लियर? अब इसे आप अब मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है ये भी आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा ऑपरेटर्स को। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो है ये हमारे पास इक्वल टू होता है माइनस आयोटा
एच कट पार्शल ओवर पार्शल एक्स, ठीक है। और ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर इसका आएगा माइनस एच कट स्क्वायर पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया। अब इस पी कैप स्क्वायर को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये हैमिल्टोनियन हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शल स्क्वायर ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, साई की वैल्यू यहाँ पे भी ये स्टेशनरी वेव से पुट कर लेनी है और हैमिल्टोनियन की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है। तो ये पोर्शन मैं इसका रिमूव करूँगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 है और ये 2 है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे। सो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से निकाली थी वो कुछ इस तरह से थी, एच कट स्क्वायर बाई 2m पार्शल स्क्वायर और पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, और यहाँ पे साई एक्स ऑफ टी जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास, ये इक्वल टू था साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये इक्वल टू है माइनस आयोटा एच कट पार्शल और पार्शल टी, और यहाँ पे जो है ना साई ऑफ एक्स ऑफ टी की इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू यहाँ पे लगा दें, साई ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी आता है। अब हम इसे फर्दर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। साई ऑफ एक्स को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें और इसे बाहर ही रहने दें। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी जो है ना, इस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी से कैंसल आउट हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ इस पर। इसके अंदर भी टी मौजूद हैं और यहाँ पे भी टी मौजूद हैं, तो ऑपरेट होने के बाद आप इसे कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये इस डिफरेंशियल टर्म के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ देखें ना, ये वाला साई जो है ना इस डेरिवेटिव के अंदर मौजूद था, तो ये जब डेरिवेट जब होगा, जब इसका आंसर आएगा वहाँ पे अगर हमारे पास ये टर्म होगी तो फिर ये कैंसिल होगा। अभी ये जो है ना इसके साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे डिफ्रेंशिएट करके फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इस साई ऑफ एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, माइनस एच कट स्क्वायर और 2m पार्शल स्क्वायर साई ऑफ एक्स और पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस साई ऑफ एक्स, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, और बाहर क्या बच रहा है, बाहर ये वाला बच रहा है माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये इक्वल टू आएगा। अब इसे जो है ना हम सोल्व कर लेते हैं, आयोटा एच कट, हाँ क्योंकि साई जो है ना साई ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर टी मौजूद नहीं है, तो इसे भी हम बाहर लिख सकते हैं। इस टर्म को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी एज इट इज़, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आयोटा ओमेगा, इस तरह से आएगा। अब जो है ना ये वाली इससे कैंसल अब हो सकता है। क्लियर नज़र आ रहा है ना आपको। चलें फर्दर सोल्व करें। आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर वो -1 होता है, इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m साइज पार्शल स्क्वायर साई ऑफ एक्स ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस साई ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, ये इक्वल टू आ रहा है एच कट ओमेगा, ये वाला ओमेगा, और साई ऑफ एक्स। अच्छा, ये टर्म किस चीज़ के इक्वल हैं, ये चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम ई यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m पार्शल स्क्वायर साई ऑफ एक्स ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस साई ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दें। सो ये हैं हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पे अब आपको कहीं पर टी नज़र आ रहा है, टाइम नहीं नज़र आ रहा, तो ये हैं श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन।
सो अब आपको पता चल गया होगा कि श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है ना, वो हम इस श्रोडिंगर वेव टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। इस इक्वेशन का जो है ना स्पेशल केस है ये, जब हम टाइम को निगलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इस तरह से आ जाती हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, और दिस इज कॉल्ड टाइम श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्लियर?